नमस्ते बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल और सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल की संरचना और इसकी बनावट कैसी होती है, ये कैसे कार्य करता है, कैसे ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक क्रिया होने से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी संरचना पर ध्यान देते हैं। एक पात्र लेते हैं, एक पात्र में जिंक धातु की छड़ डाल देते हैं और इस जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं। यानी पात्र में भरा होता है एक विलयन, उस विलयन को कहते हैं ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और उस जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है जिंक धातु की छड़। यह एक आधा सेल हुआ, इसे एक अर्ध सेल कहते हैं, जिसको प्रदर्शित किया जाएगा जिंक ऑब्लिक ZnSO4। ये बताता है कि जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। अब एक और इसी तरह का पात्र लेते हैं और सेम प्रकार के पात्र में, उसी साइज के पात्र में इस बार भर दिया जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन। यानी इसमें डाला हुआ विलयन होगा CuSO4 का, और इसमें छड़ डाल दिया जाता है कॉपर धातु का। यानी इस विलयन में हम डालेंगे कॉपर की छड़ को। तो ये एक आधा सेल हुआ, एक अर्ध सेल कहलाएगा। इसे कहते हैं CuSO4, यानी कॉपर धातु के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया है। तो जिंक सल्फेट का एक अर्ध सेल और कॉपर सल्फेट का एक अर्ध सेल, यानी कि कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है। इन दोनों अर्ध सेलों को एक U आकार की नली से इस तरह से बीच से जोड़ दिया जाता है, और इस नली में लवण यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का लवण डाल देते हैं, यानी कि KCl। इसका नाम होता है लवण ब्रिज। यानी ये जो डाला गया है इसको कहा जाएगा लवण ब्रिज। ये दोनों सेलों के आंतरिक परिपथ को पूरा करने का काम करता है। यानी दोनों अर्ध सेलों को इंटरनली जोड़ता है और आंतरिक परिपथ को कंप्लीट करता है। जब इस प्रकार यहाँ पर एक बाह्य परिपथ का तार लेते हैं और इस बाह्य परिपथ के तार को दूसरे कॉपर के इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर इसका परिपथ पूरा हो जाता है। ये हो गई कंप्लीट संरचना गैल्वेनिक सेल की। अब ये काम कैसे करता है? जब कभी भी किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, तो वह छड़ अपने विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। इस गुण को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जब जिंक धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो अपने विलयन के सापेक्ष आवेशित होगी, और कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो यह अपने विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाएगी। जिंक धातु को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह अपने विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि Zn2 पॉजिटिव के रूप में टूट कर यह विलयन में गिरने लगता है, और जो बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस छड़ पर एकत्रित होते हैं और ये क्षण नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार ये पूरा क्षण ऋणावेशित हो जाता है और इसे कहा जाता है एनोड।
आकर्षित होकर और कॉपर छड़ पर एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार ये पूरी छड़ हो जाती है धनावेशित और इसे कहा जाता है कैथोड। इस प्रकार गैल्वेनी सेल का एनोड ऋणावेशित होता है और गैल्वेनी सेल का कैथोड धनावेशित होता है। वास्तव में एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर अपचयन की क्रिया होती है। पहले से यह जिंक की छड़ अपने विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित है और यह छड़ अपने विलयन के सापेक्ष धनावेशित है। जब बाहरी परिपथ से इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है तो इस पर एकत्रित इलेक्ट्रॉन जो Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट होते समय Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते समय एकत्रित हुए थे, वो इलेक्ट्रोड बाहरी परिपथ के सहारे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं, जिससे बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। यानी इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और आप जानते हो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण इससे इस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। एक सिंपल प्रोसेस है गैल्वेनी सेल का। फिर से समझ लीजिए पूरा कि जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाए तो यह अपने विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं। जब कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यह अपने विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। जब और दोनों अर्ध सेलों को लवण ब्रिज से जोड़कर और बाह्य परिपथ के सहारे दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाता है। अब हम इसमें ये जानते हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसके पास में कुछ इलेक्ट्रोड भी हो, यानी इस सेल के पास कुछ आवेश होगा एक इलेक्ट्रोड के पास, और इस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के पास भी कुछ आवेश होगा। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के आवेशों में अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाह करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाहित होंगे तो धारा दूसरी से एक दिशा में प्रवाहित होगी। अर्थात किसी सेल को परफेक्ट काम करने के लिए, यानी सेल द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव में अंतर हो। अतः हम कह सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड का विभवांतर और इस इलेक्ट्रोड का विभवांतर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर का अंतर किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यानी सेल ई सेल बराबर होगा ई इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का, यानी इलेक्ट्रोड विभव कैथोड में से इलेक्ट्रोड विभव घटा दो एनोड का, तो एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से घटाने पर सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होता है। अब ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि दोनों में जब अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर प्रवाहित होंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो इस स्थिति में दोनों में से
किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो सेल का विद्युतवाहक बल सेल में क्रिएट ही नहीं होगा, और बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, जिससे धारा नहीं बनेगी। अब हम ये सोचते हैं कि गैल्वेनी शेल, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि गैल्वेनी सेल का एनोड ऋण आवेशित होता है, गैल्वेनी सेल का कैथोड धनावेशित होता है। यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि वास्तव में एनोड किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। जैसे देखिए इस पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि जिंक धातु जो होता है वो टूट कर विलयन में Zn2 पॉजिटिव के रूप में जाने लगता है, और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। अब देखिए आप जानते होंगे कि किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। चूंकि जिंक के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है। यानी हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड गैल्वेनी सेल का एनोड होता है। अब बात करते हैं कैथोड किसे कहते हैं। तो ठीक इसका अपोजिट, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं, आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां से जाता है तो विलयन में उपस्थित कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu2 पॉजिटिव से Cu में बदल जाते हैं। यानी कि अभिक्रिया होती है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Cu। किसी अणु परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, इसीलिए कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो गैल्वेनी शेल और इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल का विद्युत वाहक बल